गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 3 और 4 नवंबर 2023 के जो भी न्यूज़ ऐसी आई हैं जो प्रीलियम से रिलेटेड हो सकती हैं, चाहे वो द हिंदू न्यूज़पेपर में रही हो या चाहे वो द इंडियन न्यूज़पेपर में रही हो। 199 डेज़ हमारे पास अभी प्रीलियम्स में लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं। 199 दिन बाद प्रीलियम्स का पेपर है। तो चलिए ज़ोरों शोरों से हमारी तैयारी आज की शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारे पास, स्कीम टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू पुअर प्रिजनर्स। इसको सबसे पहले कि कौन कर रहा है, तो कर रहा है इसको होम मिनिस्ट्री, यानी हमारी जो इंडिया की होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने स्टेट को बोला है, हर एक स्टेट्स को, कि आप लोग कुछ फंड जो है उसको फाइनलाइज कीजिए। कुछ बेनिफिशरीज जो हैं जैसे पुअर जो लोग हैं वो उसके अंडर आने चाहिए। सेंट्रल स्कीम होगी ये और अंडर प्रिविलेज प्रिजनर्स के लिए होगी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यही मानना है कि वो लोग पहले ही सताए हुए थे, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी जिनकी वजह से उनको क्राइम के रास्ते पे जाना पड़ा, और अब उनके साथ फिर से इनह्यूमन जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे हो रही है। इससे अच्छा है कि उनको कुछ प्रोवाइड करवाया जाए। तो स्कीम क्या है, चलिए देखते हैं। स्कीम क्या करेगी, पहली बात तो ये मदद करेगा कि जो लोग भी बहुत पुअर हैं, यानी कि बहुत ही पुअर प्रिजनर्स हैं, वो लोग, उनके यहाँ पे कोई आता नहीं है उनको रहना, तो उनको बाहर निकालने में, जेल से बाहर निकलवाने में मदद करेगी। इससे अलावा जो भी स्टेट और यूटीज़ है, ये काम किसके ऊपर रखा गया है कि बेनिफिशरीज को कौन ढूंढेगा कि कौन कौन इसके अंदर आएंगे, तो ये काम करेगी स्टेट और यूटीज़ खुद। वो इस बेनिफिट को, स्कीम को वहाँ पे पहुँचाएगी। सेंटर ने फाइन, यानी कि खुद सेंटर इनके हिसाब से फ़ाइन भरेगी। अगर मान लीजिए किसी प्रिजनर के ऊपर 40,000 तक का फ़ाइन है तो वो सेंटर खुद भरेगी। अगर उसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से अगर उसके ऊपर कोई लगा हुआ है, जेल के अंदर उसको कन्विक्ट करके रखा हुआ है, अगर जेल के अंदर भी उनकी कंडीशन जानने के बाद भी बहुत ख़राब है, अंडर ट्रायल चल रहा है, तो 40,000 तक, अगर जेल में चला गया तो भी उसके लिए सेंटर खुद 25,000 रुपये तक भरेगी। और इसके अंदर ये भी है कि ये जो पैसे होंगे या जो स्कीम है वो उन प्रिजनर्स के लिए नहीं होगी जिनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी यूपा के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है इनके अंदर नहीं हो गया। फिर जिन्होंने बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस किए हैं, बहुत जिनको बोला जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी हैं, तो उनको भी ये नहीं मिलेगी। तो ये जो लोग माइनर ऑफेंसेस पे जेल में हैं उन लोगों के लिए है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इफ़को। यहाँ पे आप इसका ये देख सकते हैं कि क्या इसका लोगो होता है, इंडिया में है। तो बना कब था इफ़को, सबसे पहले देख लेते हैं। अब इफ़को जो है वो बना था 1952 के अंदर। जी, बहुत पुरानी है, और इसीलिए इन्होंने अपना 71st जो इनका फाउंडेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया है 3 नवंबर को। और इफ़को क्या है, ये खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थी, और कॉन्स्टिट्यूशन में होती तो 1950 में ही हो जाती, तो इसीलिए स्टैट्यूटरी है। इसको किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। कोई भी अगर आर्टिकल के साथ है या कोई भी अगर संविधान में लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन कोई भी बॉडी या कोई भी संस्था जब किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, यानी पार्लियामेंट में उस एक्ट को पास करवाया जाता है थ्रू मेजॉरिटी वोटिंग के सहारे, तो वो बन जाती है स्टैट्यूटरी बॉडी। ये होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंदर ये बनी थी? ये बनी थी, कौन सा एक्ट था वो? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अंडर किसके आती है? एफको जो है वो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के, क्योंकि इसके अंदर ये बना भी किसके लिए होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनको फंड देने के लिए, उनकी सैलरीज वगैरह इस सब के लिए इसको बनाया जाता है। और आजकल तो ये प्राइवेट में भी चला गया, पहले सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए होता था। तो इफ़को है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा इसके बारे में जाने तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऐसी लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, SSO है, जो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, इसके क्लाइंट को अगर देखा जाए तो वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर है। और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो इसके अंदर होते हैं वो भी वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। ये एडमिनिस्टर करती है कि कौन कौन से फंड जो हैं उनको बेसिक पेंशन के रूप में देना है, या फिर किसी को डिसेबिलिटी हो गई है तो उस रूप में देना है, किसी की डेथ इंश्योरेंस हो गई, तो ये सब स्कीम्स जो है वो इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉरपोरेशन कोऑपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर्स, GCCEM। तो ये क्या है?
देखिए इसको इनोग्रेट किया गया है अभी ही डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर कल ही इसको कॉर्पोरेट किया गया है। देखिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे स्पीच दे रही है, पीछे GCEM 2023 का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है और ये इसको किया गया है। क्यों किया गया है? सबसे पहले तो जो DRI है क्या, यानी ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है क्या, ये न्यू दिल्ली के अंदर है, आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है, लेकिन ये खुद एक एपेक्स बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF यहाँ पे लिख लीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है ना, आप किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सबसे ऊपर आप किसके पास जा सकते हैं अपील लेके, तो कौन है सबसे बड़ा, एपेक्स यानी कि सबसे ऊंचा, वो है सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से DRI एक अपेक्स बॉडी है, किसके ऊपर है, एंटी स्मगलिंग एजेंसी के ऊपर। एंटी स्मगलिंग क्या होता है कि कोई भी आपने चीज़ ऐसी उठा ली जो वहाँ से नहीं लेनी चाहिए थी, चोरी कर लिया और उसको स्मगल करके उसको ले जाके कहीं और पे इंटरनेशनली आपने बेच दिया, वो होती है स्मगलिंग। तो एंटी स्मगलिंग जो एजेंसी है वही इसकी ये एपेक्स बॉडी ये कुछ लेके आ रही है, तो इसी से रिलेटेड लेके आई होगी। तो बिल्कुल सही बात है, जो ये सेशन हुआ है अभी दिल्ली के अंदर, इसमें इसी चीज़ पे फोकस किया गया है कि कैसे जो नारकोटिक्स है या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, इन सब के ऊपर रोकथाम लगाई जाए। सभी जो इंटरनेशनल कस्टम्स होते हैं या इंटरनेशनल बॉडीज़ जो होती है, इनके ऊपर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स के लिए, क्योंकि इंडिया से कोई सामान ले जाके उसको स्मगल कर दिया लंदन के अंदर, तो क्रॉस बॉर्डर हो गया है ना। तो ऐसे ही जो क्रॉस बॉर्डर है उनके लिए सभी जो कस्टम्स हैं उन सबको एक साथ आके इस चीज़ पे काम करना चाहिए, इन चीज़ को रोकना चाहिए। इसी के संबंध में ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर्स, तो इन्फोर्समेंट मैटर्स से आप थोड़ा याद रख सकते हो, कुछ ऐसे मैटर है जिनको इन्फोर्स कर देना चाहिए, तो याद रखने की चीज़ है, बिल्कुल प्रीलिम्स में आने की इसकी पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट हम चलते हैं सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड के ऊपर। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए इंडिया का जो एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक, आपने इसका नाम सुना है कभी? एग्जिम बैंक क्या होता है? एग्जिम बैंक होता है, EX से यहाँ पे होता है एक्सपोर्ट और IM से होता है इम्पोर्ट। IM से क्या होता है? इम्पोर्ट। तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो भी चीज़ें इंडिया से बाहर जाती हैं, हम जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात इसको हिंदी में बोला जाएगा, तो जो भी चीज़ें निर्यात की जाती है, जिनका भी आयात किया जाता है, वो चीज़ों का जो बैंक है उसको संभालता है कौन? एक्सिम बैंक। तो उसको एक्सिम बैंक रखा गया है। इसने एक बॉन्ड को अभी लिस्ट किया है लंदन की जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर, और वो बॉन्ड क्या है? वो बॉन्ड है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। तो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड ये ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड के बीच में आते हैं, और ये क्या होते हैं कि ये बॉन्ड्स होते हैं ग्रीन, यानी कि इनके ऊपर काम ही किस चीज़ के ऊपर करना है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि ये जो बॉन्ड है इनके द्वारा जो भी काम किया गया है वो एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया गया है। सोशल गवर्नेंस का फ्रेमवर्क होता है। 10 साल का ये बॉन्ड है, 1 बिलियन इसकी जो राशि है वो रखी गई है। बॉन्ड होता क्या है? देखिए कभी भी देखिए, शेयर 2 तरीके से होता है, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो, एक होता है शेयर, और शेयर क्या होता है? इक्विटी। तो यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो शेयर के रूप में, तो आप उसमें अपना हक खरीद रहे हो कि ठीक है मैंने इतना शेयर खरीद लिया, अब मैं भी इसका मालिक हूँ इतने प्रतिशत, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। लेकिन बॉन्ड क्या होता है? दूसरा हमारा किसी भी कंपनी में या कुछ भी चीज़ खरीदने में हक हो जाता है बॉन्ड से। व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड होता है कि आप ये चीज़ हमसे लीजिए, मैं इसको आपको एक तरीके से रिसिप्ट दे रहा हूँ। मैं आपसे, मान लीजिए अभी यहाँ पे इंडिया ले रहा है $1 बिलियन, मैं आपसे इतने पैसे ले रहा हूँ, इसके बदले मैं आपको, चाहे मेरा फ़ायदा हो चाहे मेरा नुकसान हो, मैं जितने %, 7%, 8%, जो भी इसमें परसेंटेज है उतना मैं आपको हर साल आपको वो दूंगा इंटरेस्ट, ठीक है? और यहाँ पे शेयर में क्या होता है? फ़ायदा होगा तो आप मालिक हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान होगा तो आप मालिक हैं, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड्स में नहीं होता है, और क्योंकि बॉन्ड्स में आप मालिक नहीं हैं, तो कभी भी अगर किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है कोई कंपनी का, तो भी आपको कंपनसेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है? लेकिन आपके पास अगर शेयर्स है तो आपको वो नहीं मिल जाएगा, यानी कि तो यही है कि इंडिया ने इसको इशू किया है।
नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के ऊपर, ENWR इसे बोलते हैं। इसको लॉन्च किया गया था, देखिए कैसे वेयर हाउस है, 2011 में इसको लॉन्च किया था। एक तरीके से ये स्कीम क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि NWR जो है यानी कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, इसके अंदर ये एक कोलेट्रल के माध्यम से कुछ चीज़ें, जैसे आपने कोई चीज़ गिरवी रखती हो तो उसी तरीके से इसमें आपका जो वेयर हाउस है, कोई एक फिजिकल वेयर हाउस है, ठीक है, कोई एक फिजिकली वेयर हाउस है, यानी कोई एक गोदाम आप इसको मान लीजिए हिंदी के अंदर ये है, ठीक है, गोदाम। अब इसके अंदर कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रखा है, भरा हुआ है बेसिकली। अब कोई किसी को आपने इसका जो है रिसिप्ट वो भेज दिया, अगर आप उसको बेचेंगे या उसके पास भेजेंगे तो आपको फिजिकली ये पहला पूरा सामान निकालना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करके ट्रक वगैरह के माध्यम से इसको कहीं पे बाहर भेजना पड़ेगा, और फिर ये सब करने के बाद आप इसको दूसरे को दे पाएंगे। लेकिन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट ये क्या बोलती है, कोलेट्रल की तरह ये बोलती है कि मैं आपको ये रिसिप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल नहीं होते, जैसे गवर्नमेंट आपको कोई रिसिप्ट देती है, देखिए ये हो गया आपका, अब आपको पैसे मिलेंगे, शांति रखिए, कोई बात नहीं। इसी तरीके से ये भी आपको रिसिप्ट दे देते हैं कि ये रिसिप्ट लेने के बाद ये गोदाम तो उसी का रहेगा, ओनर का, लेकिन इसके अंदर का पूरा सामान जिसको वो रिसिप्ट मिली है उसका हो जाता है। तो ये वो काम होता है। तो यही इसी के बारे में थोड़ा सा बताना था। इसको रेगुलेट कौन करती है? इसको रेगुलेट करती है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी है या क्या ये स्टेटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है? आप लोग बताइए। मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगी। कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था? 1950 में लागू हो गया था 26 जनवरी को। तो ये जब हो गया था तो कोई चीज़ अगर 2011 में बन रही है तो वो किस माध्यम से बनी होगी? एक्ट के माध्यम से बनी होगी। और एक्ट के माध्यम से बनी है तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेटरी है? स्टेटरी है। बिल्कुल सही जवाब दिया जिन्होंने भी, जिसके भी मन में आया। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स है, एक तो ऑनलाइन रियल टाइम जल्दी काम हो जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग का काम आसान हो जाता है, इजी ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको ट्रकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंश्योर होता है कि कमोडिटी जो स्टोर है वेयर हाउस के अंदर उसको ट्रैक किया जा रहा है, वो सिक्योर है, ठीक जगह पे है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट हम न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। ये है महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, MWS। तो क्या है महादई? देखिए पहले देख लेते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, वो तो हमें पता ही है, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि गोवा की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक पिटीशन डाली गई है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की गवर्नमेंट को बोला था कि जो ये आपकी महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके अंदर आपको एक टाइगर रिजर्व बनाना है, लेकिन अभी तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया है, यानी अभी तक उसके लिए एरिया नहीं निकाला गया। मान लीजिए यहाँ पे निकालना था तो पिटीशन लगाई गई। न्यूज़ में इसीलिए है। मैप इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। देखिए ये गोवा का मैप है। गोवा बिल्कुल ऐसे ये एक तरफ से लैंडलॉक कंट्री है, इधर इनका पानी है पूरा प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर। ये आपको यहाँ पे दिखेगी महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि इसका नाम पड़ा है गोवा के अंदर जो एक रिवर बहती है जिसका नाम भी है महादई रिवर, महादई रिवर। तो इसको याद रख लीजिएगा, आपको याद हो ही जाएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे। ये है क्या? जो MWS है, मैं आपसे इसको MWS कहने वाली हूँ। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल बर्ड एरिया है। इंटरनेशनल बर्ड एरिया, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो लोग हमें पता है माइग्रेट करते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, इधर से उधर जाते हैं, फिर वो यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल बर्ड एरिया ये एक माना जा चुका है। इसमें रेंजेस, इसमें मतलब फॉरेस्ट किस किस तरीके के देखे जाते हैं, तो इसमें होता है मॉइस्ट, और मैं बताऊँगी क्यों हो पाता है ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए डेसिडुअस का मतलब होता है, पहले भी आया हुआ था कल में भी, कि जो अपने पत्तों को छोड़ देता है। एक ट्री था ऐसा कुछ करके लगा लीजिए, बहुत अच्छे इसके अंदर पत्ते थे, लेकिन ग्रीन कर देती हूँ मैं इसको। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो ऐसे तो रहते हैं लेकिन उनके पत्ते नहीं होते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि बिना पत्तों का कोई ट्री हो जाए तो वो अपने पत्ते झाड़ देता है, इसलिए मॉइस्ट। और मॉइस्ट यहाँ पे है क्योंकि देखिए जब यहाँ पे समुंदर है तो जब भी हवा ऊपर जाएगी तो सिंपल सी बात है वेपराइजेशन होगा तो मॉइस्ट होगा, नमी होगी हवा के अंदर, और वो नमी जब यहाँ पे आएगी तो इसके अंदर भी नमी होगी। इसीलिए वो लोग नमी से, कोई होता है कि सूखे की वजह से, ड्राइनेस की वजह से अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये ट्रीज छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है हवा के अंदर।
इसी वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरे टाइप ऑफ यहाँ पे कौन कौन से आपको वो देखने को मिलेंगे। तो दूसरा टाइप है यहाँ पे सेमी एवरग्रीन, कि मोस्ट ऑफ द टाइम एवरग्रीन रहते हैं ये फॉरेस्ट। थर्ड यहाँ पे है सेकेंडरी स्क्रब। स्क्रब क्या होते हैं? देखिए, स्क्रब होते हैं वो छोटे छोटे पौधे, यानी आप जिसको झाड़ियों के नाम से शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं ऐसे ऐसे। नॉर्मल अगर ट्री की लेंथ ये है तो ये जो स्क्रब होगा ये यहीं तक का होगा बस। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और स्क्रब्स हर्ब्स जो होते हैं इनसे क्या होते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो आयुष के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है। अब फौना की बात करें तो यहाँ पे मिलता है रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल। इसका मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बुलबुल है, इसका थ्रोट देखिए आप यहाँ से कैसा है, ये रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल। तो ये इसका जो थ्रोट है ये रेड कलर में है, रूबी की तरह ये दिखाई देता है। रूबी का जो स्टोन आपने देखा होगा, बुलबुल है। इस यही जो बर्ड है इसको स्टेट बर्ड ऑफ गोवा भी बोला माना गया है। तो हर किसी जो स्टेट है उनका एक बर्ड होता है, स्टेट बर्ड होता है। तो जो गोवा का स्टेट बर्ड है वो है ये, ठीक है, रेड रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल। सेकंड यहाँ पे और मिलता है दिस क्या है? ये एटलस मोथ इसका नाम है। ये एक बटरफ्लाई है लेकिन इसको बोला जाता है एटलस मोथ के नाम से। और थर्डली यहाँ पे टाइगर्स वगैरह भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है धौली। तो धौलेस जो है, ये धौले क्या है? ये एक जानवर है। देखिए आप किस तरीके का, डॉग जैसा ये दिखाई देता है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देबरी घर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओडिशा के अंदर, देबरी घर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा के अंदर, ये अचानक से उसके अंदर आ गया है। ठीक है, तो उसके अंदर आ गया तो ये इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये होते क्या है? ये वाइल्ड एशियन कार्निवोर्स हैं। और कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो खा लेते हैं, मतलब कि मांस वगैरह खाते हैं, मतलब मीट के ऊपर जो लोग रहते हैं। तो वाइल्ड एशियन है ये, और डॉग की फैमिली से बिलोंग करता है। एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेडेक्टर्स के, फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम होता है तो उसमें इसका टॉप है कि ये प्रेडेक्टर है, यानी कि शिकारी है, शिकार करके किसी और को खाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखा जाए तो ज़्यादातर ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये ज़्यादातर मिलते हैं इंडिया के अंदर, फिर नेपाल के अंदर, उसके अलावा भूटान, मतलब जो ये आपका नीचे वाला शिवालिक की जो रेंज है हिमालय की, मोस्टली ये वहाँ पे मिलते हैं। और इसके अलावा ये मिल जाते हैं थाईलैंड में भी। ठीक है, थाईलैंड के अंदर। तो थाईलैंड, ये 4 जो मोस्टली देश है इन्हीं में मिलते हैं। ज़्यादा इनका डिस्ट्रीब्यूशन और कहीं पे देखने को नहीं मिलता। थ्रेट है कि डिप्लीशन हो रहा है वाइल्ड प्रे का इनकी वजह से, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, डिजीज़ हो जाती है इनको। फ्री रेंजिंग डोमेस्टिक डॉग्स के तरीके से ये लोग नहीं रह पाते हैं, उनको भी मार देते हैं। IUCN के अंदर इनको इंडेंजर्ड का स्टेटस मिला हुआ है कि ये लोग इंडेंजर्ड हैं, मतलब ज़्यादा इनके अब वो लोग मतलब क्वांटिटी रही नहीं है, हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए, तो इसीलिए इनको इंडेंजर का टैग दिया गया है। प्रोटेक्शन की गई है इनकी शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट VWPA 1972 में आया था, उसके अंदर इसको शेड्यूल 2 के अंदर रखा गया है। और कंजर्वेशन इनिशिएटिव अगर इसका बात करें इंडिया में इसके लिए, तो इसका है धौले कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम भी इंडिया में इसके लिए लॉन्च किया गया है। आज के हम लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट न्यूज़ है कि प्लेसेस इन न्यूज़। तो बोलीविया जो है वो न्यूज़ में अभी आ रहा था। कैपिटल है बोलीविया की ला पाज सौर से। और बोलीविया यहाँ पे आप देखेंगे ये है साउथ अमेरिका के अंदर। ईपर है इसका वेनेजुएला, यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे वेनेजुएला है। हालांकि बॉर्डर टच नहीं करता है, जिसमें दिखा रही हूँ कंट्री आसपास की क्या है। आप अगर इसके ईस्ट में देखेंगे तो ये ब्राज़ील है, ऊपर भी यहाँ पे ब्राज़ील है, लेकिन ऊपर अगर जिनके साथ बाउंड्री टच नहीं कर रही है तो वो कंट्री है वेनेजुएला, कोलंबिया, एक्वाडोर। और अगर आपके इसके आप वेस्ट में देखेंगे तो पेरू के साथ ये बाउंड्री टच करता है, चिले के साथ भी ये बाउंड्री टच करता है। साउथ में है इसके नीचे अर्जेंटीना। तो ये सब जो है, ये सब कंट्रियाज इसको अराउंड करती हैं। और एक लैंडलॉक कंट्री है, देख लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे भी इसके आसपास आपको सी दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर भी लैंड है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिले है, पेरू है, ये चारों जो कंट्रीज है इसको एक लैंडलॉक कंट्री बना देती हैं। और इसके अलावा इसके जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो ज़्यादातर इसका जो 1/3 पार्ट है पूरी की पूरी कंट्री का, वो एंडीज़ माउंटेन के ऊपर लाई करता है। हमें ये पता है कि ये जो साउथ अमेरिका की, आप रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ,
ये जो साउथ अमेरिका आप देख पा रहे हैं, इसका जो ये इक्वाडोर और पेरू से लेते हुए यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ पे ये एंडीज माउंटेन की पूरी रेंज है। हमारे यहाँ पे हिमालय है, बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारा तिब्बत जैसे नेशन वो हिमालय पे है, तो यहीं पे इसी तरीके से एंडीज माउंटेन है। और उसमें यहाँ का जो ये एरिया है बोलीविया का, वो 1/3 ऑफ इट्स एरिया एंडीज माउंटेन की टेरिटरी में आता है। यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन क्या है, तो इसकी हाईएस्ट माउंटेन जो है उसका नाम है माउंट सजामा। माउंट सजामा, ये यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे 2-3 रिवर्स हैं, जैसे पैरागुआ नाम की यहाँ पे एक रिवर है, ऑल्दो पैरागुआ एक कंट्री भी है। फिर सेकंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माइमोर। तो ये स्पेनिश इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ़ करिएगा, माइमोर। और नेक्स्ट रिवर है यहाँ पे मैद्रा। तो ये कुछ रिवर्स है जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेक की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर की लेक है साउथ अमेरिका के अंदर, वो यहाँ पे देखिए इनको आपको मिलेगी। और उस लेक का नाम क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना प्री के लिए। उसका नाम है लेक तितिकाना। लेक तितिका। तो लेक तितिका जो है ये पूरे साउथ जो अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है। और ये सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड की, मतलब जो लार्जर जो लेक होती है, मान लीजिए कोई लेक यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है। ऊपर से जितनी भी वर्ल्ड के अंदर लेक हैं, बड़ी बड़ी लेक्स हैं, उनमें सबसे ऊंचाई पे भी यही